दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल से दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करके बताया जाता है कि अस्पताल में दो व्यक्ति हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। ये दो लोग मिलकर के एक मरे हुए व्यक्ति की लाश लेकर आए हैं और कह रहे हैं उसका इलाज करने के लिए। अब जैसे ही दिल्ली पुलिस को मरे हुए व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है, पुलिस की पूरी टीम बिना समय गंवाए उस संजय गांधी अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल जब पुलिस पहुंचती है, डॉक्टरों से लाश के बारे में बातचीत की जाती है। बातचीत में डॉक्टर कहते हैं कि इस लाश को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने बेरहमी के साथ कत्ल करके मारा है। पुलिस को भी लाश जब दिखाई जाती है, पुलिस भी लाश को देखती है, तो पुलिस को भी लाश पर शक होता है। शक के आधार पर पुलिस उन दो लोगों से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जो दो व्यक्ति थे, उसमें से एक महिला थी। वो महिला जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी पत्नी थी। अब पत्नी से जब पूछताछ शुरू की जाती है तो पत्नी कहती है कि मेरा पति कर्ज में था और इसने आत्महत्या कर ली है। अब जब पुलिस को आत्महत्या के बारे में पता चलता है पत्नी के द्वारा, तो पुलिस को ये बात उसके गले नहीं उतरी थी। पुलिस के गले की कैसे एक व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से बेरहमी के साथ कत्ल कर सकता है। खैर, पुलिस पोस्टमार्टम उस लाश का करवाती है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस आगे की जांच पड़ताल शुरू करती है, तो इस जांच पड़ताल में महज 3 दिन लगते हैं पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो जो चीज़ें निकल करके आती हैं वो वाकई किसी को भी चौंकाने के लिए काफ़ी है। लोग एक पल के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे किसी ने अपने ही पति को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना दिल्ली के निहाल विहार की है। निहाल विहार के रहने वाले, वैसे अगर मुख्य तौर पर बताया जाए तो जो मृतक है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अपनी पत्नी के साथ ये रहा करता था। इसी बीच 20 जुलाई 2025 दिन रविवार था। पत्नी अपने पति को लेकर के अस्पताल पहुंच जाती है, दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल। अस्पताल में जैसे ही पत्नी पहुंचती है तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो मोहम्मद शाहिद को देखते साथ ही बता देते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी पत्नी जिद पर थी कि नहीं, मेरे पति का इलाज किया जाए, वो जिंदा है। डॉक्टरों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। मजबूरन डॉक्टरों को पुलिस बुलानी पड़ी क्योंकि ये मामला हत्या का था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। दिल्ली पुलिस अपनी पूरी टीम लेकर के संजय गांधी अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस पहले तो डॉक्टरों से कहती है क्या मामला है। बातचीत शुरू होती है। डॉक्टर कहते हैं ये महिला काफ़ी जिद कर रही है अपने पति का इलाज करने के लिए, लेकिन इसका जो पति है वो मर चुका है। पुलिस को ये मामला थोड़ा सा गंभीर लगता है। खैर, पुलिस डॉक्टरों को कहती है कि लाश कहाँ पर है, लाश को दिखाया जाए। पुलिस जब उस लाश को देखती है तो लाश पर 2-3 गहरे जख्म थे, ऐसे जख्म जिसे किसी धारदार चीज़ों से मारा गया हो। अब पुलिस को जब ये जख्म दिखते हैं तो पुलिस को एक पल के लिए शक होता है कि ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप में आत्महत्या कैसे कर सकता है। खैर, पत्नी से भी पूछताछ की जाती है तो पत्नी भी ये बता चुकी थी कि मेरे जो पति हैं वो आत्महत्या किए हुए हैं। आत्महत्या की जो वजह थी वो भी बता चुकी थी। पति कर्ज में बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली है, अपने आप को आत्महत्या कर लिया है। जब ये बात पुलिस के कानों में पड़ती है तो पुलिस को एक पल के लिए विश्वास नहीं होता है। डॉक्टर जो थे वो भी बता चुके थे कि ये मामला आत्महत्या का नहीं लग रहा है। खैर, पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है। 21 जुलाई 2025 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बता दिया गया था कि इस व्यक्ति को किसी ने बेरहमी के साथ किसी धारदार औजार से कत्ल किया है, क्योंकि जिस तरीके से उस व्यक्ति के शरीर पर जख्मों के निशान थे, वो जख्म के निशान कोई व्यक्ति अपने से खुद को मार करके नहीं दे सकता, इतने अंदर तक। हाँ, कोई हल्का फुल्का कट, थोड़ा मोड़ा चीरा लगा सकता है, लेकिन बड़े घाव अपने से नहीं कर सकता। और इस तरीके से जिस तरीके से उस लाश के साथ हुआ था, ये किसी के खुद के बस के लिए नामुमकिन था।
अब पुलिस को जब शक होता है, पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है, लेकिन महिला जो थी एक ही कहानी बार बार बता रही थी कि उसके पति कर्ज में थे और उन्होंने आज सुबह आत्महत्या कर ली है। पुलिस शक के आधार पर उस महिला का फ़ोन जो था, मोबाइल फ़ोन, वो अपने कब्ज़े में ले लेती है। कब्ज़े में ले करके जब पुलिस उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री खंगालती है तो उस सर्च हिस्ट्री में और यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली निकलती हैं। उन चीज़ों में पुलिस देखती है कि ये जो महिला है, ये पिछले कई दिनों से सर्च कर रही थी कि किसी व्यक्ति को नींद की गोली दे करके कैसे मारा जाए। उसकी सर्च हिस्ट्री में मिलता है, पुलिस को इस पर शक होता है। और भी जब सर्च हिस्ट्री आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि चैट हिस्ट्री, मोबाइल की जो चैट हिस्ट्री होती है उसको कैसे डिलीट किया जाए, और भी कई किसी व्यक्ति को मारने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये सब सारी उसकी चैट हिस्ट्री में मिली थी। अब पुलिस को उसकी चैट हिस्ट्री देख करके उस महिला पर शक होता है कि आखिर ये महिला इस तरीके का सर्च क्यों कर रही है। जब पुलिस उससे पूछताछ इस बारे में करती है तो वो महिला कुछ जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में वो पुलिस की जो पूछताछ थी उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं पाती है और महज एक दिनों में ही वो एक इंसानी रोबोट की तरीके से जो भी कांड किया था वो कांड उस पुलिस के सामने सुनाना शुरू कर देती है। वो महिला कहती है कि साहब, मेरा जो पति था वो असल में नामर्द था। वो इस तरीके से नामर्द था कि मेरे को बिस्तर पर वो कभी खुश नहीं कर पाता था। दूसरी, वो जुए का बहुत बड़ा आदी था। वो ऑनलाइन जुआ वगैरह खेलता था और उसमें बहुत सारे पैसे हार जाता था, जिस वजह से मेरी जो आर्थिक स्थिति है, मेरे परिवार की जो कमाई का जो जरिया था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हम लोग ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे थे। और इसी बीच मेरा जो पति है उसका एक चचेरा भाई है, उससे मेरी जान पहचान हो जाती है और उसके मैं करीब चली जाती हूँ। उसके करीब जाती हूँ, हम दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। पति जब भी घर पर नहीं रहता था वो आता और हम दोनों साथ में शारीरिक संबंध बनवाते हैं और देखते ही देखते हम लोगों का जो प्रेम था बहुत आगे बढ़ चुका था। और इस वजह से मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं तो मैं अपने जो मेरे पति का जो चचेरा भाई है उसके साथ बहुत आराम से, मतलब उस महिला का देवर लगेगा, वो उसके साथ बहुत आराम से आगे की ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और इसी ख्वाहिश में मैंने अपने पति को मारने के लिए बहुत सारे तरीके खोजे, लेकिन उन तरीक़ों में मैं जब भी सर्च करती तो मुझे पता लगता है कि मैं फंस जाऊंगी। उसमें वीडियो में ये चीज़ दिखाया जाता है कि कैसे फंस सकती हो। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आत्महत्या जैसा दिखाया जाए, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसके लिए बाकायदे वो बाज़ार से एक अच्छा धारदार हथियार लेकर के आए और उस हथियार से अपने पति को नींद की गोलियां दी है। उसके बाद बेरहमी के साथ उस औजार से अपने पति का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये महिला अपने पति को अपने बड़े देवर, उस जो मोहम्मद शाहिद है उसका बड़ा भाई, ये दोनों मिल करके अस्पताल लेकर के जाते हैं। बड़ा भाई को इस बारे में कोई खोज खबर नहीं थी कि उसकी ही भाई की पत्नी ने उसके भाई की हत्या की है। अब ये दोनों लेकर के अस्पताल जब जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि शाहिद जो है वो बहुत पहले मर चुका है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है और खुलासा करके पुलिस उस महिला को गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो बताती है कि उस जो मरा हुआ व्यक्ति है मोहम्मद शाहिद, उसके शरीर पर कुल 3 जख्म थे और इन 3 जख्मों में एक जख्म ऐसा था जिसको किसी व्यक्ति को खुद से कर पाना वो नामुमकिन था। और उसी जख्म के आधार पर पुलिस केस को आगे बढ़ाई और इस महिला की गिरफ्तारी हुई है। और वो महिला भी उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली थी। खैर, इस कहानी और घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस जागरूक करना है लोग किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर अपना बसा बसाया पूरा परिवार अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। उस ख्वाहिश में बर्बाद करते हैं जिसके साथ जीवन कभी हो ही नहीं सकता है। उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए ख्वाहिश देखते हैं और अब वो ख्वाहिश का जो नतीजा है वो पूरी ज़िंदगी उसे जेल में गुजारना पड़ेगा। इससे लाख गुना बेहतर था अपने पति के साथ बातचीत करती और उस देवर के साथ रहने को राज़ी होती। इसमें बहुत सारे ऐसे केस निकल कर के भी आते हैं जिसमें कभी
दामाद के साथ सास फरार हो जाती है, तो कभी दादा के साथ पोती फरार हो जा रही है। इस तरीके का जो केस आते हैं, कम से कम ये कुछ तो गनीमत है जिसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती है। मैं उन चीज़ों को भी सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति की जान जाए उससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ें हैं। तो आप अपने पति से भी बात कर सकती थी। वो महिला अगर उसके साथ नहीं रहना था तो उसके साथ तलाक की प्रक्रिया करती, और तलाक की प्रक्रिया करने के बाद वो अपने देवर के साथ रहने जाती। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहाँ से आप ये कहानियाँ और वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।